बच्चों, आज मैं आपको फ्रांस की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि भारत में संसद दो सदन भारत में संसद के दो सदन हैं, वैसे ही फ्रांस में भी दो सदनों वाली संसद है। प्रथम यानी कि लोकप्रिय सदन जो है उसका नाम राष्ट्रीय सभा और द्वितीय सदन का नाम सीनेट है। पंचम गणतंत्र जो है उसके संविधान की धारा 24 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि संसद का गठन नेशनल असेंबली और सीनेट से होता है। और संविधान के अनुसार ही जो नेशनल असेंबली का जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में होते हैं, और सीनेट का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा में होते हैं, किए जाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों, हमने देखा कि तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों की तुलना में पंचम गणतंत्रीय व्यवस्था में दोनों सदनों की जो स्थिति है एवं उनकी जो शक्तियां हैं उनमें काफी अंतर पाया गया है। किंतु तुलनात्मक दृष्टि से जो निम्न सदन है जिसे राष्ट्रीय सभा का कहा गया है और जो उच्च सदन है जिसे सीनेट कहा गया है, उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। राष्ट्रीय सदन जो है वो सीनेट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में सरकार राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं। सीनेट का वित्त पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता, कार्यपालिका नियुक्तियों में भी उसकी कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में राष्ट्रीय सभा ही जो है वही संसद कहलाती है। आज मैं आपको राष्ट्रीय सभा के बारे में बताऊंगी। जब हम राष्ट्रीय सभा की रचना की बात करते हैं तो मैं उनके सदस्य संख्या क्या है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कार्यकाल क्या है, अधिवेशन और उनके विशेषाधिकार क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जब हम राष्ट्रीय सभा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ गणतंत्र जो था उसमें इसकी सदस्य संख्या 619 थी, और पंचम गणतंत्र जब प्रारंभ किया गया था, लागू किया गया था, तब इसकी सदस्य संख्या 465 निर्धारित की गई थी। किंतु बाद में इसमें संशोधन करके ये सदस्य संख्या जो है अब 577 हो गई है। बच्चों, जब हम निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सभा की रचना के मामले में पंचम गणतंत्र की धारा 24 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप ढंग से होगा। इन सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पद्धति द्वारा जनता गुप्त मतदान द्वारा करती है। संपूर्ण देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है जितने की राष्ट्रीय सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति इसमें अपनाई गई है। इसके अलावा निर्वाचन में सफलता के लिए डाले गए मतों का बहुमत और कुल मतों का 1/4 मत पाना आवश्यक हो जाता है। यदि सदस्य पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो दोबारा बच्चों मतदान होता है। प्रारंभ में इस दोबारा मतदान में सभी उम्मीदवार भाग ले सकते थे, किंतु 29 दिसंबर 1966 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि दोबारा मतदान में वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्हें प्रथम मतदान में कुल मतों का कम से कम 10% मत प्राप्त हुए हो। इस दोबारा मतदान में निर्णय जो है वो साधारण बहुमत से होता है। कुल मिलाकर बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन हेतु एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। अब हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं। पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसमें राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल बच्चों 5 वर्षों का ही रखा गया है, लेकिन इस अवधि से पूर्व भी सभा का विघटन प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। संविधान की धारा 12 में लिखा गया है कि गणतंत्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री असेंबलियों के अध्यक्षों से परामर्श लेकर नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय सभा के विघटन की यह व्यवस्था जो है बच्चों तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रीय संविधानों में भी थी, किंतु वह इतनी अधिक प्रतिबंधित थी कि उसका प्रयोग बहुत ही कठिनाई से होता था। पंचम गणतंत्रीय संविधान में राष्ट्रपति का एक विशिष्ट अधिकार बना दिया गया है इसको, यानी कि राष्ट्रीय सभा को भंग करना राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों को केवल परामर्श देने का अधिकार है। राष्ट्रपति स्वविवेक से ये कर सकता है।
इसके सरकारों की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है वहां के संविधान के द्वारा। क्योंकि फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली दोनों का मिश्रण है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति जो है वो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा जब हम अधिवेशन की बात करते हैं तो संविधान की जो धारा है 28 उसमें स्पष्ट किया गया है कि संसद के 2 सामान्य अधिवेशन वर्ष में आधिकारिक रूप से होंगे। पहला अधिवेशन 2 अक्टूबर से शुरू होगा जो 80 दिन तक चलेगा और दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से शुरू होगा जो 90 दिन तक चलेगा। यदि 2 अक्टूबर और 2 अप्रैल को सरकारी छुट्टियां होती है तो अधिवेशन उसके बाद वाले दिन को शुरू होता है। जैसे 2 तारीख की अगर छुट्टी है तो 3 तारीख से अधिवेशन शुरू हो जाएगा। धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर या राष्ट्रीय सभा के बहुमत के अनुरोध पर संसद की विशेष बैठक विशेष कार्यावली के लिए होती है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के अनुरोध पर जब विशेष अधिवेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा 12 दिनों के बाद संसद का समापन आदेश कार्यक्रम के समाप्त होते ही पढ़ा जाता है। समापन आदेश के बाद वाले महीने के पूर्व सिर्फ प्रधानमंत्री ही नए अधिवेशन के लिए कह सकते हैं। सही बात यह है कि साधारण अधिवेशन जो है वो संसद के स्वाधिकार से आहूत होते हैं और विशेष अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आहूत और समाप्त किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम विशेषाधिकार की बात करते हैं तो जिस प्रकार से भारत में मंत्रियों को और सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, वैसे ही वहां पर भी सांसदों को विशेषाधिकार, संसद के सदस्य जो है उनको विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। कुछ स्पेशल उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, जैसे संसद सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। अपने कार्य के संपादन के दौरान व्यक्ति विचारों के कारण संसद सदस्य जो है उनको सजा नहीं दी जा सकती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अपराध करते हुए पकड़े जाने के अलावा असेंबली के सदस्यों को संबद्ध असेंबली की सहमति के बिना संसदीय सत्र के दौरान किसी अपराध या कदाचार के निमित्त न तो सजा दी जा सकती है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है। स्थगन जो काल है उसमें संसद के सचिवालय से आज्ञा लेनी पड़ती है। संबद्ध संसद की मांग पर सदस्य हिरासत से छोड़े भी जाते हैं और अभियोग निलंबित भी किया जाता है। सदन में मत देने का अधिकार जो है वो सिर्फ सदस्यों को होता है, इसलिए साधारणतः वह अपने मत का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आंगिक विधि द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ऐसा हस्तांतरण संभव भी हो सकता है। किंतु किसी भी दशा में एक सदस्य को एक समय में एक से अधिक मत हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो बच्चों वहां पे राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों जो संस्थाएं हैं उनका सम्मिश्रण है। जैसे ब्रिटेन में जो अध्यक्ष होता है वो निष्पक्ष होता है, तो फ्रांसीसी जो राष्ट्रीय सभा है, फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है उसका अध्यक्ष इंग्लैंड के समान और अमेरिका के विपरीत संसदीय प्रणाली का ही परिणाम है, जिसमें नियंत्रण सत्ता की धुरी उत्तरदायी मंत्रिमंडल होता है। इसलिए इंग्लैंड की भांति फ्रेंच सभा का भी अध्यक्ष निर्दलीय और निष्पक्ष हो सकता है, किंतु अमेरिका के समान नेतृत्व के अभाव जैसी व्यवस्था वहां नहीं होती। फ्रांसीसी सदन प्रत्येक सत्र के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता था पहले, और चतुर्थ गणतंत्र में भी इस पद्धति को ही यथावत रखा गया था। परंतु पंचम गणतंत्र ने अध्यक्ष का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के समान बनाकर उसे ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष के समकक्ष लाने का प्रयास किया है। दलगत राजनीति से बचाने से के अभिप्राय से अध्यक्ष का निर्वाचन जो है बच्चों वो गुप्त मतदान पद्धति से संपादित किया जाता है। इसके अलावा संसदीय पद्धति वाले देशों की तरह ही फ्रांस में अध्यक्ष को जो है उनको पर्याप्त सम्मान प्रदान किया जाता है। सदन की कार्यवाही संचालित करने का उन्हें दायित्व सौंपा जाता है। अमेरिकन स्पीकर के समान ये वह विधेयक की नीति विषयक प्रगति से संबंधित नहीं होता। यद्यपि फ्रांसीसी संविधान उसके कार्यों और शक्तियों के सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, प्रक्रिया संबंधी नियमों को क्रियान्वित करना और उनकी व्याख्या करना, सदन में मतदान कराना,
मतदान का फल घोषित करना, इन सब नवनिर्वाचित सदस्यों को मान्यता प्रदान करना और सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, इसके प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको फ्रांस में जो संसद, जिसे कि हम राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं, हालांकि संसद के 2 सदन है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट, लेकिन राष्ट्रीय सभा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहां की संसद को नेशनल असेंबली ही कहा जाने लग गया। पहले नेशनल असेंबली ही कहा जाता था, बाद में वहां की संसद जो है वो राष्ट्रीय सभा और सीनेट 2 सदन की बन गई थी। तो ये जो संसद जो है उसको राष्ट्रीय सभा ही कहा जाता है। इसके सदस्य संख्या, इसका निर्वाचन, इसका कार्यकाल, अधिवेशन, विशेषाधिकार और उनके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अगला जो वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें सीनेट के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।